गुड मॉर्निंग, हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे एनटीडी यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एनटीडी तो क्या होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी कि फेलियर टू फ्यूजन ऑफ द न्यूरल ट्यूब ड्यूरिंग द 3 to 5 वीक ऑफ जेस्टेशन। 3 to 5 वीक होता है जेस्टेशन का, उसके अंदर न्यूरल ट्यूब का प्रॉपर से फ्यूजन नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन को हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का कारण होता है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी। फोलिक एसिड का अगर प्रॉपर मदर के द्वारा इंटेक नहीं किया जाता है ड्यूरिंग द जेस्टेशन और प्रायर द कंसीव, तो उस कारण से ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का मेनली कॉज होता है डाउन सिंड्रोम और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। सो एडवाइस टू स्टार्ट फॉलिक एसिड। मदर को 1 to 3 month प्रायर द कंसीव उसको एडवाइस करेंगे कि फोलिक एसिड का इंटेक करना है और फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेना है, जिसकी डोज होती है 3 to 400 माइक्रोग्राम। 3 to 400 माइक्रोग्राम 1 से 3 महीने प्रायर द कंसीव उसको मदर को लेनी है। और इसका फोलिक एसिड का वर्क होता है सेल्यूलर डिवीज़न करवाना, जिससे कि बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली अच्छे से हो पाए। और अब बात करते हैं फोलिक एसिड की टेबलेट का स्टॉप कब करनी है। स्टॉप यानी कि 12 to 16 मंथ ऑफ जेस्टेशन 12 to 16 वीक ऑफ जेस्टेशन वीक ऑफ जेस्टेशन में इसे स्टॉप कर देना है, जो कि प्रायर स्टार्ट की थी कंसीव होने से पहले 1 से 3 महीने तक लेनी है, और उसके बाद रेगुलरली 12 to 6 वीक तक लेनी है, और उसे 6 वीक तक स्टॉप कर देनी है, और उसके बाद नहीं लेनी है। और अगर हम बात करेंगे अगर इसकी ज़्यादा ओवरडोज हो गई तो इसके लिए क्या ड्रग ऑफ चॉइस प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें हम मिथोट्रेक्सेट देते हैं। एंटीडोट ऑफ फोलिक एसिड है, जो कि सेलुलर डिवीज़न हो रहा था उसे स्टॉप कर देगी अगर ये देंगे, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में ये दी जाती है अगर ज़्यादा डोज हो गई इसकी फोलिक एसिड की, तो और ये स्टॉप करेगी। और इसका यूज़ हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन में इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में, तो यूट्रस के अलावा कहीं भी किसी और जगह पे, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, एब्डोमिनल या फिर पेल्विक कैविटी के अंदर कहीं और फिटस का इम्प्लांटेशन हो जाना एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या बात कहलाती है। तो इस कंडीशन में हम मिथोट्रेक्सेट को देते हैं, जिससे कि सेलुलर डिवीज़न को रोका जा सके। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, किस किस टाइप के एनटीडी होता है, कितने टाइप है एनटीडी के। तो मेनली इनको 2 भागों में बांटा गया है, एनेन्सेफेली और स्पाइना बाइफिडा। एनेन्सेफेली यानी कि जो कि स्पाइनल कॉर्ड की एंटीरियर वॉल होती है उसमें प्रॉपरली फ्यूजन नहीं हो पाता है, इस कंडीशन को हम एनेन्सेफेली कहते हैं। और स्पाइना बाइफिडा यानी कि पोस्टीरियर वॉल के अंदर उसका फ्यूजन नहीं होना, पोस्टीरियर वॉल का फ्यूजन नहीं होना, इस कंडीशन को हम स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। अब स्पाइना बाइफिडा को मेनली फिर 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा एंड स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन भी नहीं दिखेंगे। तो इस स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में कोई नर्व का इन्वॉल्वमेंट में नहीं होगा और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जैसे कि सीजर, कोमा, ये सब भी नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के अंदर में भी प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
मीन्स कि इसमें न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन दिख भी सकते हैं और नहीं भी सकते, नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इसे हम फर्दर फिर 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसका नाम है मेनिंजियोसील एंड माइलोमेनिंजियोसील। तो मेनिंजियोसील्स के अंदर प्रोट्रूशन ऑफ द मेनिंजिस और सीएसएफ, मेनिंजिस और सीएसएफ का प्रोट्रूशन हो जाता है। जैसे कि इस तरह की कंडीशन होती है, जो कि मेनिंजिस यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग होती है उसे हम मेनिंजिस कहते हैं। तो मेनिंजिस भी इन्वॉल्वमेंट होती है और साथ में सीएसएफ फ्लूइड, जो कि फ्लूइड होता है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस कंडीशन को हम मेनिंजियोसील कहते हैं। और इसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मतलब कि विदाउट नर्व इन्वॉल्वमेंट खाली सीएसएफ और मेनिंजिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसमें? मेनिंजियोसील में। और माइलोमेनिंजियोसील में सीएसएफ, मेनिंजिस और नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसलिए इस कंडीशन में नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसमें जो कि वो सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे न्यूरोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि सीजर्स और कोमा, वो सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे किसमें? माइलोमेनिंजियोसील में। और अब हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी क्या होती है। इटियोलॉजी यानी कि किन किन कारणों से ये डिजीज हो सकती है और एंटीड्यू हो सकती है। जैसे कि कंजेनिटल क्रोमोसोमल डिफेक्ट, ये 90% यही कारण होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का, कंजेनिटल डिफेक्ट, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के कारण ये होता है। और दूसरी बात करें तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर ड्यूरिंग द जेस्टेशनल एज मदर प्रॉपर से सप्लीमेंट नहीं ले रही है, जैसे कि फॉलिक एसिड और जिंक का, तो जिससे कि उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी और बेबी को ये कंडीशन हो सकती है। मैटरनल रेडिएशन एक्सपोजर, अगर मदर ज़्यादा हेवी रेडिएशन के एक्सपोजर में आती है तो भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। फिर टेट्राजेनिक ड्रग, और अदर कॉज होता है टेट्राजेनिक ड्रग, जैसे कि थैलियोडोमाइड, फेनिटोइन, सोडियम वॉलपोरेट और लिथियम। तो ये सारी टेट्राजेनिक ड्रग है जो कि बेबी में इफेक्ट करती है। अगर मदर इसे लेती है तो इसका इफेक्ट बेबी में देखने को मिलता है। ये लिथियम, सोडियम वॉलपोरेट, थैलिडोमाइड और फेनिटोइन। और अब हम बात करेंगे क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे अगर किसी बेबी को एनटीडी है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। तो पुअर क्राइंग करेगा, मतलब कि वो सही से रोएगा नहीं, क्योंकि उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम पर्सन हो सकते हैं, उसे पता ही नहीं चलेगा उसको क्या कंडीशन हो रही। तो पुअर क्राइंग होगा, पुअर रेस्पिरेशन, प्रॉपर रेस्पिरेशन भी नहीं कर पाएगा, हार्ट रेट भी एबनॉर्मल होगी, एंड वीकनेस, मसल टोन वीकनेस होगा, पुअर सकिंग, प्रॉपर से सक भी नहीं कर पाएगा और स्वेलो भी नहीं कर पाएगा। ठीक, और लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बोवल टोन, जो कि उसके ब्लैडर और बोवल टोन भी प्रॉपर भी वर्क नहीं कर पाएंगे। और पैरास्थीसिया हो जाएगी, यानी कि वीकनेस ऑफ लोअर लिम्ब, जो भी लोअर लिम्ब होता है उसमें पैरास्थीसिया हो जाता है, जैसे कि कमर के नीचे का पोर्शन, जैसे कि दोनों पैर, तो उस कंडीशन को हम पैरास्थीसिया कहते हैं, यानी हाफ बॉडी का पैरालिसिस हो जाना। लॉस ऑफ सेंसेशन इन लोअर लिम्ब। और बाकी मेजर कॉम्प्लिकेशन है जो कि सीजर्स और कोमा, कन्वर्शन, ये सब देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इसके डायग्नोसिस की, क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे जिससे पता लगा सकते हैं कि
बेबी को NTD हुआ है। जैसे कि फर्स्ट तो हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड सेकेंड वन करेंगे एक्सरे ऑफ स्कल एंड कॉर्ड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड करेंगे MRI और USG एंड CT स्कैन। ये सब डायग्नोसिस करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ड्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ है या फिर डेवलप हो रहा है। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो इसका कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं होता है। इसके लिए सर्जरी की जाती है जिसका नाम है लेमिनेक्टोमी, यानी कि जो भी ये इसमें प्रोट्रूशन होता है इसको सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। तो इस सर्जरी को हम लेमिनेक्टोमी कहते हैं। और लास्ट होती है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फर्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेटेंट एयरवे प्रॉपर पेटेंट से मेंटेन करना है जिससे कि बेबी को इंस्पायरेशन नहीं हो। और एवरी 2 आवर्स में वाइटल साइन का असेसमेंट करना है। और CSF और ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है इसको प्रॉपर से मॉनिटर करना है। और ये सारी कंडीशन देखते रहना है और प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करनी है। और जो कि वो सर्जरी हुई हो उसके बाद उसे सही पोजीशन देनी है और साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड करनी है।